मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से वीडियो में। हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो भी तमाम राजा है गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त, उनके बारे में बताए थे कि किस प्रकार से उनका लगभग 40 वर्ष का शासन रहा। शासन तो रहा उनका 40 वर्ष का, लेकिन भारत के बहुत विस्तृत क्षेत्र में उनका शासन क्षेत्र नहीं फैला हुआ था, एक लिमिटेड ही था। फिर उनके बेटे घटोत्कच आते हैं, उनका भी लगभग 39-40 साल के लमसम शासन था। आप मेरा पिछले वीडियो को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर जब उसका बेटा आते हैं, घटोत्कच का बेटा, तो उनका नाम रहता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो उनके अबाउट में भी हम पिछले वीडियो में अच्छा खासा डिस्कशन किए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से शादी का संबंध बना करके, शादी का रिश्ता बना करके अपना साम्राज्य का जो सीमा क्षेत्र है उसको बढ़ाया और एक अखंड भारत पे फिर से जिस प्रकार से मौर्य में चल रहा था शासन व्यवस्था, उसी प्रकार से गुप्त में भी बहुत समय बाद फिर से एक नया वंश उभर कर आता है, गुप्त वंश। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय से फिर से एक अखंड भारत पे एक सिंगल राजा राज करने लगता है, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। सोचिए चंद्रगुप्त नाम इस इतिहास में कितना लकी है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य उधर भी था, वो भी लगभग पूरा साम्राज्य को एकदम खुद कब्जा कर रखा था। इधर भी चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो भी पूरा साम्राज्य पे खुद कब्जा कर रखा है। फिर जब चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा समुद्रगुप्त आता है तो इसको भी बना बना साम्राज्य मिलता है, तो ये भी अच्छा खासा डेवलपमेंट करता है। समुद्रगुप्त के बारे में अगर विस्तृत रूप से आपको जानकारी लेना है तो प्रयाग प्रस्थिति लेख है, उसमें समुद्रगुप्त के अबाउट में अच्छा खासा जानकारी दिया गया है। ठीक है, आपको बताए भी थे कि प्रयाग प्रस्थिति लेख किनके द्वारा लिखा गया है। तो हरिसेन नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने ही प्रयाग प्रस्थिति लेख को लिखा है, अभिलेख को। ठीक है, और इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की तमाम विजय की भी जानकारी दी गई है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सा जगह क्या क्या जीता है, उनको कौन कौन सा नया नया स्टेट जीतने को मिला है, कौन कौन सा बेटल समुद्रगुप्त जीते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी जीत का झंडा गाड़ के उसको अपने सीमा क्षेत्र में मिलाया है। तो ये तमाम जानकारी जो है आपको प्रयाग प्रस्थिति लेख पढ़ने के बाद ही मिलेगी। ठीक है, और आप अगर डिटेल से जा कर के पढ़ोगे तो जो अभिलेख वगैरह है अ, उसके अबाउट में अगर आपको जानकारी मिली है तो उत्तर भारत का जो अभी प्रेजेंट में क्षेत्र है, तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र से लेकर के लगभग, अगर आप उत्तर भारत के क्षेत्र में जाओगे तो उधर समुद्रगुप्त का मतलब समुद्रगुप्त उत्तर भारत में अच्छा खासा क्षेत्र को जीते हैं। ये सब प्रयाग परिस्थिति लेख पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यदि आप भारत में एट प्रेजेंट में उत्तर भारत का मैप देखोगे, थोड़ा सा ऊपर के साइड पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर भारत में क्या है कि लगभग 9 राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया, और 9 राजा को पराजित करने के बाद वो एक तरह का समझ लो कि जो आर्यावर्त वाला क्षेत्र है ना, कह लो, उसको अपने नाम कर लिया। किसने? समुद्रगुप्त ने। दक्षिण भारत के लगभग 12 राजा को पराजित करा। उत्तर भारत के 9 राजा को किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने। तो सोचो कि अगर इसको चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अगर एक अच्छा खासा साम्राज्य बना के दिया, तो समुद्रगुप्त भी अच्छा खासा जीत अपने आप हासिल किया। लेकिन एक चीज़ इतिहास में आपको समझ में आएगा कि जब आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो उधर आपका श्रीगुप्त थे या फिर आपका घटोत्कच थे, तो घटोत्कच गुप्त जो पूरा नाम है, इन लोगों का भले ही दोनों बाप बेटा मिला के 80 साल का शासन रहा है, लेकिन इन लोगों के बारे में एक विस्तृत जानकारी कोई भी अभिलेख से वैसा मिल नहीं पाया है इतिहासकार को। इसीलिए ना उन दोनों के अबाउट से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आएगा आपका बीपीएससी वगैरह में। अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को पढ़ लो, गुप्त वंश के अंदर समुद्रगुप्त को पढ़ लो, क्योंकि पूरा का पूरा प्रयाग प्रस्थिति अभिलेख में समुद्रगुप्त की चर्चाएं भरी हुई है। उत्तर भारत में लगभग 9 राजा को पराजित किया है। दक्षिण भारत चले जाओगे तो समुद्रगुप्त लगभग 12 राजा को पराजित किया है। उत्तर भारत वाले क्षेत्र को आर्यावर्त वाले क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था, तो हम आपको थोड़ा सा बता दिए। प्रीवियस ईयर लगाते रहो, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन ना कभी कभी रिपीट कर जाता है, एक ही क्वेश्चन को फिर पूछ लेता है, तो प्रीवियस ईयर थोड़ा लगाओ। और 12 राजा को कहाँ पे हराया समुद्रगुप्त? दक्षिण भारत में हराया।
और ये सभी जितना भी हम आपको बात बता रहे हैं, इन सभी की जानकारी प्रयाग परिस्थिति लेख में मिलती है। समुद्रगुप्त के बारे में अधिकांश जानकारी, लगभग जानकारी प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में ही मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यह जो अभिलेख है प्रयाग परिस्थिति, वास्तव में सबसे पहले किंग अशोक ने बनवाया था। लेकिन देखो, जो आपका प्रयाग परिस्थिति है ना, ये तो बहुत बाद में आके हरिसेन बनवाए, लेकिन जो अभिलेख नाम है, जो अभिलेख वगैरह राजा वगैरह के अबाउट में लिखा जाता है, बातें जो जो राजा कर रहे थे, तो ये जो स्टार्टिंग करा था सबसे पहले, यहाँ प्रयाग परिस्थिति अभिलेख की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ अभिलेख की बात हो रही है कि जो अभिलेख है ये सब बनाने का प्रथा कौन सा राजा ने स्टार्ट करा। तो सबसे पहले किंग अशोका का नाम आता है, उन्होंने अभिलेख वगैरह को बनवाया था सबसे पहले। इतिहास के पूरे हिस्ट्री चेक कर लो तो अभिलेख का जो प्रचलन स्टार्ट हो गया था वो अशोक के ही टाइम से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो घुमा के यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। जब किंग अशोक ने अभिलेख को बनवाया तो आप देखोगे कि जब अशोक बनवाए थे तो कौनसाम्बी वाला जो शहर है ना, कौनसाम्बी में अभिलेख बनाकर रख दिए। लेकिन बाद में जब अकबर वगैरह आता है तो अकबर उसे उठा करके प्रयागराज में फिट कर देता है। जो अभिलेख अशोक बनवाए थे ना, तो अशोक तो अभिलेख बनवाए थे और उसे कहाँ पे लगा दिए थे, कौनसाम्बी में। और फिर जब बाद में आपका जो अकबर आते हैं, मुगल वंश के राजा, पहचान रहे हो कि नहीं अकबर को, अकबर बाबर ये सबको भूलो मत। अगर नहीं पहचान रहे हो तो मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक करना, वहाँ पर पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री को हम पढ़ा रखे हैं, मध्यकालीन भारत को। और मध्यकालीन भारत में लगभग वो सब चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्राचीन भारत भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। प्राचीन भारत में तो खैर हम पाषाण काल वगैरह सब पढ़ा रखे हैं। आप जा कर के मेरा प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी लेक्चर दे रखे हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब कुछ के अबाउट में डिटेल्स में जा रहा है। जो सिलेबस में है वही हम कवर कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पढ़ रहे हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार फ्री टाइम में सुना करो, क्योंकि वीडियो हम कोशिश करते हैं कि जो लैंग्वेज है मेरा पढ़ाने का थोड़ा इजी हो, चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। जितना बार चीज़ें सुनोगे, उतना बार रिवाइज करोगे, उतना आपका ठोस होते जाएगा पढ़ाई। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक वगैरह के बारे में तो पता है ना कि जो अशोक ने अभिलेख बनवाया था तो सबसे पहले वह अभिलेख को कौनसाम्बी में रखा। लेकिन अकबर आते हैं, वही अभिलेख को फिर से उठा करके सेम अभिलेख को ले जाते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है प्रयागराज। वहीं पर अकबर फिट कर देते हैं अभिलेख को। ठीक है, और जब मुगल राजा जो हैं, ये जो प्रयाग परिस्थिति अभिलेख है ना, इसके बीच में भी इंटरफेयर करने लगता है कि भाई ये प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में एक्चुअली क्या है नहीं है। बाद में चलकर इस अभिलेख से हमें मुगल राजा के विषय में भी कुछ कुछ जानकारी मिल जाती है, क्योंकि प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में मुगल राजा भी इंटरफेयर कर देता है कि ये अभिलेख में सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज राजा हुआ करता था, जिस प्रकार से समुद्रगुप्त वगैरह, तो उसकी ही चर्चाएं प्रयाग परिस्थिति में नहीं, हम लोग का भी चर्चा क्यों नहीं होगा भाई। ये मुगल वाले सोचे, तो ये लोग बड़ा इंटरफेयर करने लगे कि ये जो प्रयाग परिस्थिति अभिलेख है उसमें क्या क्या लिखा है नहीं लिखा है। काफ़ी चीज़ पढ़ लिए मुगल वाले, फिर अपने भी विषय में इन लोगों ने उस अभिलेख में लिखवाना शुरू किया, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया था कि भाई साहब यदि एक बार अभिलेख में कोई चीज़ लिखा जा सकता है तो हजारों वर्ष के बाद उससे अच्छे से पढ़ा जा सकता है, उससे काफ़ी मदद मिलती है नेक्स्ट जनरेशन को। तो वो लोग भी अपना जानकारी जो है ठोस रूप से प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में छोड़ देते हैं, काफ़ी जानकारी दे रख देते हैं। ठीक है, जैसे जहांगीर हो गया, बिरबल हो गया, ये सब के बारे में ना जानकारी आपको प्रयाग परिस्थिति अभिलेख से भी मिल जाएगी। आप बोलोगे सर आप इतना डिटेल्स में बता रहे थे, हाँ ये सब थोड़ा सा देखो, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता। अब क्वेश्चन जो बीपीएससी में ला रहा है, थोड़ा सा क्या हुआ है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर दिया है। अब रटने से काम नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऐसा कर दिया क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कंप्लीटली थिंकिंग बेस है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कोई भी अगर ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट उठाओगे तो ओवरऑल चारों सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसा आईएएस में पूछा जाता था ना पहले, अब वैसा ही क्वेश्चन इधर बीपीएससी में भी दे रहा है। लॉलीपॉप सवाल जो सोचोगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है,
इस तरह का सवाल आप तो कम से कम स्टैंडर्ड एग्जाम में मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा खैर, आप प्रीवियस ईयर लगाते रहो तो आपको खुद आइडिया मिलेगा। जो भी लेक्चर है इसको अच्छे से आप इंजॉय करो। और भी कई अन्य राजा हैं, आप मुगल वगैरह से तो हैं ही, बहुत सारा अलग अलग राजा का वर्णन आपको प्रयाग परिस्थिति अभिलेख से ही मिल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वो न केवल बहुत बड़ा विजेता था बल्कि ये कला प्रेमी भी था। अब आप बोलोगे सर ये कला प्रेमी आप कहाँ से पढ़ लिए समुद्रगुप्त, तो सब प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त को कला प्रेमी, कला वगैरह, बीना बजाना ये सब बहुत पसंद था। हम तो कहते ही है ना कि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कलाकारी है, स्किल्स है, तो आप वो स्किल्स को पकड़कर अपने आप पे काम करो, शायद उधर से आपका करियर ज़्यादा बेटर बन सकता है। अगर कोई स्किल नहीं है तब पढ़ाई का सहारा ले सकते हो, क्योंकि पढ़ के तो आगे लोग बढ़ ही सकता है, लेकिन यदि कोई स्किल है आपके अंदर तो स्किल को फॉलो करके आगे बढ़ो। जैसे ये समुद्रगुप्त वगैरह थे, इन लोग को बिना इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने में काफ़ी मन लगता था, तो सिक्का वगैरह था उस पे भी अंकित किया गया है कुछ कुछ फोटो। ये सब तो आपको हम पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे ना, काफी कला प्रेमी थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ना कविराज की भी उपाधि दी गई है, क्योंकि कविता वगैरह ये सब में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे समुद्रगुप्त, दिलचस्पी रखते थे। इनके दरबार में एक पर एक कवि थे। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता था। और एक चीज याद रखना कि एक गुप्तकालीन सिक्का पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अभी हम आपको जस्ट बताए ना कि एक गुप्तकालीन सिक्का है, मतलब गुप्त काल में वह सिक्का को चलाया जाता था, और उसी सिक्का पर समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए दिखाया गया है? बीना बजाते दिखाया गया है। अच्छा आप बोलोगे सर इससे हम क्या समझे? तो इससे यह पता चलता है कि जो हम देखें ना सिक्का, तो कला हो गया, संगीत के क्षेत्र में भी समुद्रगुप्त को काफी मन लगता था। इस चीज से हमको इस समझ में आ गया है ना। आप हमको एक सिक्का पर देख लोगे मोबाइल चलाते हुए, तो भविष्य में आने वाला 5,000 साल बाद बोलोगे ना कि भाई जो हुआ करते थे उनको ना मोबाइल चलाने में बहुत मन लगता था। उसी प्रकार से इनको बीना बजाने में यदि मन लगता है तो ये अपना अंकित करवा दिए, तो कम से कम देख के तो हम समझ गए। अगर वो अंकित नहीं करवाते फोटो को जो बीना बजाते हुए, तो हम लोग आज समझ पाते कि क्या वो कभी बीना भी बजाते हैं। तो इतिहास जो है वो साहित्यिक स्रोत से ही नहीं निकल के आता है किसी का, क्योंकि जो प्राचीन भारत का इतिहास आप पढ़ रहे हो, आप जो सोचोगे कि आपको बना बना साहित्य है उससे हम प्राप्त कर लें पूरा जानकारी, ये बड़ा मुश्किल है। कितना टफ काम है इतिहास के बारे में, ये तो हमारे इतिहासकार से ही आप पूछ सकते हो कि वो अलग अलग पुरातात्विक स्रोत से पता करता है, साहित्यिक स्रोत से पता करता है, जो भी कला संस्कृति रहा है, सिक्का है, दिस डैट, जो भी कुछ पेंटिंग्स वगैरह है, तो ये सब से भी इतिहास का जानकारी हमको कुछ कुछ मिल जाता है। समझे? कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ लिखित ही हो तब हमको जानकारी। हाँ, लेकिन साहित्यिक स्रोत को इतिहास में सबसे बेटर माना गया है कि एकदम बड़ा शांति से जानकारी हमको प्राप्त होता है। पुरातात्विक में तो अंदाज़ा ही लगा पाते हो कि भाई अगर ज़मीन के अंदर से गुड़िया निकल गया, तो हो सकता है कि उस वक़्त गुड़िया भी खेला जा सकता है। तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है ना थोड़ा-सा 1/2 का आ जाता है। मतलब गुड़िया सिंधु घाटी वाले यूज़ किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, हो सकता है नहीं भी किए हों। तो थोड़ा-सा ना उधर अलग चीज़ है, पुरातात्विक अलग चीज़ है। और सिक्का वगैरह जो स्रोत है ये सब से तो परफेक्ट पता चलता है कि भाई फलना राजा थे, फलना क्वालिटी का कैरेट का सिक्का चला रहे थे। फिर दूसरा राजा आए तो उनका आर्थिक स्थिति हल्का था गिर गया, तो उनका कैरेट जो है सोना का वो 24 कैरेट से घट के 22 कैरेट पे आ गया। फिर तीसरा राजा आए, उनका भी आर्थिक स्थिति घट गया, वो 22 कैरेट से घट के 20 कैरेट पे आ गए। तो थोड़ा-सा ये सब चीज़ आप समझो कि इतिहास में हमको समय-समय पे जो इतिहासकार हैं, ये पता ही लगाने में लगे हुए हैं कि जो वास्तविक में गुप्त वंश के अंदर जितने भी विभिन्न राजा आए हैं, या फिर आप कुषाण वंश ही पढ़े थे तो सब सिक्का वगैरह चलाए थे, तो सब सिक्का चलाते थे सोना का। सोना का सिक्का तो गुप्त राजा भी सबसे अधिक चलाए हैं, लेकिन अगर शुद्ध सोने के सिक्का की बात करोगे तो आप कुषाण वंश का जो संस्थापक थे, क्या नाम था? कुजुल कड़फिसिस, कल भी आपको पढ़ाए थे। तो वो सब शुद्ध सोने के सिक्का चलाए थे। तो एक तरह शुद्ध का मतलब 24 कैरेट, है ना? तो इससे यह पता चलता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है अच्छी होगी तब ना चलाए, नहीं तो बाबू सोना चांदी तो समय टू समय सब लोग को महंगा ही लगते आया है। जब लोहा मतलब 1 रुपया किलो था तो सोना उस वक़्त भी हज़ार रुपया में एक भरी मिलता था। तो समझो
कि मतलब समय टू समय सोना सब दिन महँगा रहा है क्योंकि नोबेल मेटल में आता है। इसकी जो अमाउंट है इस दुनिया में, वो अन्य जो धातु हैं उनके तुलना में कम है, और जो जिसकी मतलब अमाउंट कम होती है उसका दाम स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा। लोहा वगैरह तो ऐसे धड़ल्ले ही खदान ढेरी जगह है लोहा का। लेकिन सोना का जो खदान है पूरे वर्ल्ड में बड़ा लिमिटेड जगह पे है। हाँ, भारत में इधर आप चले जाओगे बैंगलोर साइड तो उधर भी कुछ मिल जाएगा। इधर आप सोना का खदान अभी तो रिसेंट में बिहार में भी बताया जा रहा है कि जमुई जिला में मिला है, लेकिन अब उस पे काम अभी चल रहा है। साउथ अफ्रीका वगैरह में थोड़ा उधर उस साइड ज़्यादा है सोना का खदान, है ना। खैर जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए महंगा हो जाता है सोना, समझे। चीज़ें समझ में आ रही है कि कोई दिक्कत है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत अगर आती है कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स बनाया ही किस लिए गया है, सवाल जवाब करने के लिए ही ना। आपको पता चल गया ना कि समुद्रगुप्त जो थे वो कला प्रेमी थे। उनको कला जो वगैरह है इस सब में मतलब कला जो है वो मतलब कला का मतलब कहीं ना कहीं वो कला वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। इस चीज़ से हमको ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आप प्रयाग परिस्थिति अभिलेख पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे अन्य राजा की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग राजाएं की जानकारी। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है वो कला प्रेमी तो था ही, कविराज तो था ही, है ना। और गुप्तकालीन सिक्का जब चलाया गया था तो उसमें समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया ही गया। तो ये सब हम आपको रिवाइज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखना ही है समुद्रगुप्त से रिलेटेड। और एक चीज याद रखना कि जो समुद्रगुप्त थे उसे कला में संगीत वगैरह है ना, संगीत के क्षेत्र में भी काफी मन लगता था। क्यों? क्योंकि उसे बीना बजाते हुए दिखा गया है। जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र आता है चंद्रगुप्त सेकेंड, देखो इसमें इसका पुत्र क्या नाम है, चंद्रगुप्त सेकेंड। अच्छा, समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसका बेटा समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त का जो बेटा है उसका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड। ये राजा बनकर आता है। और जानते हो यह लगभग 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक लगातार शासन करता है। कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड। अच्छा, ये भी गुप्त काल आप पढ़ोगे तो गुप्त काल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसका भी नाम है। किसका? चंद्रगुप्त सेकेंड का। सोचो कि तीसरा जनरेशन जा रहा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जितना स्टार्ट किया भारत के अधिकांश क्षेत्र को, समुद्रगुप्त उसको और बड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त सेकेंड आया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक है भाई साहब गुप्त काल का। ये भी अपने साम्राज्य को तोड़ेगा कम, अब भी मतलब सीमा क्षेत्र को बढ़ाएगा ज्यादा। महत्वपूर्ण शासक है। और जैसे ही चंद्रगुप्त सेकेंड राजा बनता है, राजा बनते ही उसने जो शक है ना, एक जो शक है, शक जनजाति जो था, अब बोलोगे शक कौन, तो जो ये मिडिल ऑफ एशिया से भारत में आया था, है ना। अरे चार आया था ना जी, एक के बाद बार बार पूछते हो। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, ये सब आए थे ना। तो जो शक जनजाति आया था उसको क्या करा था चंद्रगुप्त सेकंड ने, उसका झंडा उखाड़ के भारत से फेंक दिया था। मतलब शक को पराजित कर दिया था। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसको बहुत गुस्सा लगता था कि हमारे मुल्क में आकर के ये विदेशी लोग क्यों आक्रमण, विदेशी लोग क्यों बसे हुए हैं और वो शासन कर रहे हैं। इसको इज्जत प्रतिष्ठा पे काफी पड़ जाता था। किसको? चंद्रगुप्त सेकंड को। तो शक वक को ये पराजित किया था। और ये जो शक हैं वो मौर्यकालीन साम्राज्य के बाद अगर देखा जाए तो मौर्यकालीन साम्राज्य जब खत्म हो गया था, उसके जो पुत्र अशोक वगैरह के वंशज के बाद देखा जाए, जब बिखरने टूटने लगे थे तो उसी वक्त वो भारत आए थे। कहाँ से आए थे? मिडिल ऑफ एशिया से आए थे। और सोचो उस वक्त से लेके अभी तक ये शासन कर रहे थे। कितना दिन से ये भारत को पकड़े हुए थे शक। और अब हमारा जो आता है चंद्रगुप्त सेकेंड, उसका झंडा उखाड़ के फेंकता है भारत से। फिर उसको लात मार के कहाँ भगा दिया, बोला चलो निकलो अपना कंट्री मिडिल ऑफ एशिया, यहाँ तुम्हारा कुछ चलने वलने वाला है नहीं, है ना। बहुत दिन से बाबू ये कैप्चर किया हुआ था भारत को, मिडिल ऑफ एशिया से आज आया था। 200-250 साल पहले इसके पूर्वज आकर के यहाँ कैप्चर कर लिए थे। हाँ, लेकिन आने वाला जो समूह है ना,
ये मिडिल ऑफ एशिया से आए थे। और भारत में अगर देखोगे, आप डिटेल से पढ़ोगे, तो भारत में शक जो थे, शक का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि वह हमेशा गुप्त के लिए एक चैलेंज ही बनकर रहता था। इनके 3 जनरेशन 4 जनरेशन पास हो गया गुप्त वंश का। अब आप बोलोगे कौन कौन पास हुआ, सब कुछ पढ़ा दिए फिर भी बोलोगे। तो सबसे पहले आपका कौन आया था गुप्त वंश के अंदर, बताओ? श्री गुप्त आए थे, ये शक वक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दूसरा कौन आए थे, बताइए? वाह, मतलब श्री गुप्त के बाद कौन आए थे नहीं पता, घटोत्कच आए थे, घटोत्कच गुप्त। ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, किसका? शक का। अच्छा, तीसरा कौन आए थे? तीसरा आए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, किसका? शक का। चौथा कौन आए थे? समुद्रगुप्त, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, शक का। पांचवा कौन आए हैं राजा गुप्त वंश के अंदर? चंद्रगुप्त सेकंड, ये तो बिगाड़ लिए, किसका? शक का। झंडा उखाड़े और बीग दिए यहाँ से, भारत में बोले तुम्हारा चलने वाला कुछ नहीं है। जितने भी राजा आए सब के लिए ये शक चैलेंज बन के था कि भाई साहब, मेरा अपना अड्डा बना हुआ है, हमको शांति से शासन करने दो। तुम लोग को शासन करना है तो तुम अपना जाके दूसरा क्षेत्र में करो, लेकिन हम पर आक्रमण मत करो, नहीं तो भाई महंगा पड़ेगा तुमको। ये शक हमेशा से धमकाते रहता था। चंद्रगुप्त सेकंड देखा कि भाई अपना कैपेसिटी पहले वो नाप लिया, बोला नहीं भाई हम तो आक्रमण करेंगे शक पर, इतना मतलब क्या शक है तो ठीक है, उससे ज्यादा स्ट्रेटजी मेरा मजबूत है, हम जीतेंगे। इसको आत्मविश्वास जो है ना चंद्रगुप्त सेकंड को बहुत ज्यादा था, और वो शक को पराजित करने में कहीं ना कहीं सफल रहा, है ना? और पराजित करना ही सही समझा। चंद्रगुप्त सेकंड को लगता था कि भाई साहब ये सब विदेशी क्यों भारत में आकर के दिमाग खराब कर ले है, इन लोग को, हम लोगों का घर कैसे चलेगा नहीं चलेगा, ये लोग क्यों बीच में घुस रहा है, ये लोग कौन होता है राजा बनने वाला, हम कहाँ जाकर के मिडिल ऑफ एशिया की कंट्री में राजा बन रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। तो लड़ाई उड़ाई अच्छा खासा हुआ दोनों के बीच में, और जब चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे पराजित कर दिया तो काफी खुश हो गया, बहुत खुश। मतलब सोचा कि जो मेरा 4 जनरेशन में का लोग नहीं कर पाए वो काम आज हम कर दिखाए हैं, बहुत खुश हुआ। तो इतना खुश हुआ ना, तो इसी खुशी के कारण यह विक्रम आदित्य की उपाधि को धारण कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। और कौन? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, बहुत खुश हुआ। और जब चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित कर दिया तो इसी उपलक्ष्य में उसने अपने साम्राज्य में चांदी के सिक्के को चलवा भी दिया और अच्छा खासा सिक्का को बंटवाया भी, है ना? चांदी का सिक्का चलवा दिया, बोला कि भाई इतना खुशी का दिन है, आज शक का झंडा हम उखाड़ के बीग दिए हैं भारत से, अब शक हमारे भारत के मुल्क के कम से कम क्षेत्र में नहीं है। तो चांदी का सिक्का चलाया, सब जनता सब भी खुश हो गया, सिक्का एकदम चलने लगा। और गुप्त शासक के ही द्वारा भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। इस पॉइंट को याद रखना, चांदी के भी सिक्के चलाए गए थे लेकिन सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहते थे। आप सोचोगे क्या, हम तो पढ़े थे सर मेडवल हिस्ट्री में कि अकबर वगैरह जो है अपने दरबार में नवरत्न रखते थे। अरे तो हिस्ट्री हमेशा जो होता है ना, अपने पूर्वज को देख के ही सीखा जाता है। तो जब गुप्त वगैरह का हिस्ट्री को अध्ययन किया गहराई से, किसने? अकबर ने। तो वो बोला कि नहीं, जब चंद्रगुप्त सेकंड भैया जो हैं वो अपने साम्राज्य में नवरत्न को शामिल करते थे, सजाते थे, तो हम भी क्यों ना नवरत्न को सजाएंगे। नवरत्न का मतलब 9 गो अलग अलग क्षेत्र का विद्वान दरबार में हमेशा बैठे रहता था, और राजा को अलग अलग क्षेत्र का जो विद्वान होता था वो अलग अलग, कोई युद्ध के क्षेत्र में विद्वान था, कोई कृषि के क्षेत्र में विद्वान था, है ना? कोई भवन निर्माण के क्षेत्र, मतलब कोई खाना वाना बनाने के क्षेत्र का था, अलग अलग क्षेत्र का, कोई सांस्कृतिक साहित्यिक क्षेत्र का बहुत बड़ा विद्वान था, कोई कला संस्कृति का बहुत बड़ा विद्वान था। तो हर एक विद्वान जो होते थे राजा के इर्द गिर्द बैठ के राजा का शोभा को बढ़ाते थे, तो नवरत्न शामिल होते थे। और यह जो नवरत्न है जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय शामिल होता था, मतलब 9 गो ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्र में पारंगत हैं, ठीक है, और 9 ऐसे व्यक्ति जो 9 अलग अलग गुण से भरे पड़े हैं। समझ में आ रहा है? देखो हम वही पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी का लाइन है,
तो ये मत समझ लेना कि अपने मन से कुछ-कुछ बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप कुछ नहीं करो, कोई इधर-उधर मत पढ़ो, लेक्चर को 2 बार पढ़ लो, इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करो, हिंदी में लिखना स्टार्ट करो, नहीं लिख पा रहे हो फिर लेक्चर सुनो। फिर लिखना प्रयास करो, नहीं लिख पा रहे हो चौथा बार लेक्चर सुनो। सुनते-सुनते आप लिख ही दोगे अपने मन से, क्योंकि हम कोशिश देखो करते हैं कि हम आपको कहानी के रूप में समझा दें, आप भी भाई लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है? चीज़ें समझ में आ रही है? अब आप नवरत्न क्या होता है ये सब तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना? अच्छा, एक बात और है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में 2 राजधानी वगैरह को भी बनाया गया था, काफ़ी विकसित किया गया। पहला पाटलिपुत्र, इसको भी राजधानी के रूप में देखा गया। जब चंद्रगुप्त सेकंड राजा थे तो बोले भाई साहब हम पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाएँगे। दूसरा उज्जैन। अच्छा, खासकर जो उज्जैन वाला दरबार में जो नवरत्न को सजाया जाता था ना, उज्जैन अगर चले जाओगे तो वहाँ पर नवरत्न वगैरह बड़ा विद्वान-विद्वान व्यक्ति बैठ के शामिल रहता था दरबार में, उज्जैन वाले दरबार में। जब मगध था तो यहाँ पर उतना नहीं देखने को मिला नवरत्न वगैरह का प्रथा। लेकिन उज्जैन जाओगे तो उधर नवरत्न तगड़ा था, मतलब 9 गो विद्वान बैठे रहते थे, राजा को सलाह देते थे। तो पहला राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, दूसरा उज्जैन बनाया। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध हो गया था ज़्यादा? क्योंकि वहाँ नवरत्न बैठते थे, है ना? अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो चीनी यात्री था फाहियान, इन्होंने भी एक बात करा कि जो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड हैं, इनके दरबार में जो है नवरत्न तो सजाए जाते थे, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब चंद्रगुप्त सेकंड राजा थे तो इसी समय फाहियान भारत आया था और देखा कि चंद्रगुप्त सेकंड क्या कर रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब कौन-सा डिसीजन ले रहे हैं, हर कुछ को फाहियान ने अपने पुस्तक में लिखते चला गया। इसी कारण से ना बाबू कि चंद्रगुप्त सेकंड वगैरह के बारे में हम लोगों को खूब जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण है, विदेशी पुस्तक के द्वारा ये फाहियान कहाँ का था? यहाँ का थोड़े था। हाँ? चीन का था फाहियान, लो सुन लो, चाइना का था। अब चाइना से ये आया था भारत घूमने के लिए। देखा कि यहाँ पर भाई साहब चंद्रगुप्त सेकंड राजा हैं, इनका क्या दम-खम, दबदबा है, एकदम गजब भारत में चल रहा है। खूब बढ़िया से शासन को चला रहे हैं, है ना? लगभग उत्तर भारत, दक्षिण भारत में खूब सारा जीत का झंडा गाड़ रखे हैं। उत्तर भारत में 9 गो, दक्षिण भारत में 12-13 गो जीत हासिल कर रखे हैं। नाम पहचान बहुत तगड़ा है चंद्रगुप्त सेकंड का। लगभग पूरे भारत पे ये शासन कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट आ गया किसको? फाहियान को। और भाई साहब इनके अबाउट में लिखना स्टार्ट किया। लिखते-लिखते तो ये पूरा एक पुस्तक ही बना दिया। आप बोलोगे सर पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है फूकों की। ये एक पुस्तक है। और ये लिखते ना ये एक गजब पुस्तक बना दिया भाई साहब। आज भी ये पुस्तक को लाइब्रेटरी में लोग रख के जानकारी प्राप्त करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड वगैरह के बारे में। और इस पुस्तक से भी चंद्रगुप्त सेकंड के अबाउट में खूब जानकारी मिला है इतिहासकार को। दबा के एनसीईआरटी में लाइन छापते चला गया, समझ रहे हो ना? विदेशी बुक है, चाइना राइटर के द्वारा लिखा गया है। राइटर का नाम है फाहियान, बुक का नाम है फूकों की। पूछ देगा सवाल बीपीएससी में, उस वक्त आपको आना चाहिए। तो थोड़ा-सा फैक्ट वगैरह पे भी ध्यान दो, ठीक है? चंद्रगुप्त सेकंड के अबाउट बहुत सारी अलग-अलग जानकारी प्राप्त होती है। फाहियान अपने यात्रा के दौरान जो कुछ भी नया देखा, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी कल्चर यहाँ देखा, सीखा, सब कुछ को अपने पुस्तक में लिखते चला गया कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ऐसा था, वैसा था, ये प्रथाएँ थी, ये कल्चर थी, ऐसे भोजन होता था। राजा भोजन कब करते थे, राजा युद्ध कब करते थे, युद्ध में किनको-किनको हराए, लगभग अधिकांश चीज़ जो-जो उनके सामने घटित होते गया फाहियान के सामने, वो अपने पुस्तक में लिखते चले गए। उनके पुस्तक का नाम फूकों की है। क्या है? फूकों की। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ याद रखना, वो तो लिखा अपने पुस्तक अलग बात है, इतिहास में एक मेहरौली का लौह स्तंभ है। ये बहुत फेमस है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो, हिस्ट्री के विद्यार्थी हो और आपको मेहरौली के स्तंभ के बारे में नहीं पता है, तब लोग समझ जाएगा कि आप इतिहास के बढ़िया विद्यार्थी नहीं हो। मेहरौली का जो स्तंभ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब आप बोलोगे क्यों फेमस है सर, है ना? क्योंकि ये लोहा का बना है और लोहा के बनने के बावजूद भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है।
है ना? कितना यूनिक बात है कि ऐसा कौन-सा खिड़की, ऐसा कौन-सा ग्रिल जो लोहा का बना हो और उसमें जंग लगे ही ना। आप जाके घरे-घर तो देख लो, सब लोग पेंट करते हैं लोहा की ग्रिल पे, लोहा के इवेन अगर आपके घर में गोदरेज वगैरह भी लोहा का बना हुआ है, अनबीरा या फिर कुछ भी, उसमें जंग लग जाता है क्योंकि नियम है लोहा का, अगर पानी आएगा तो पक्का उसमें जंग लगना ही है ना? लेकिन ये कैसा अजूबा बात है कि मेहरौली का जो लोहा का बना हुआ स्तंभ है, स्तंभ का मतलब अब वो पिलर होता है ना? आयरन पिलर जो मेहरौली का है, उसमें भाई साहब जंग क्यों नहीं लगा है? इतिहासकार परेशान है इस चीज को देख करके, जबकि वह लोहा का बना हुआ है। आखिर यह मेहरौली के लौह स्तंभ का में क्या खासियत है? इसका निर्माण जो है ना चंद्रगुप्त सेकंड के ही समय कराया गया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने ही कराए थे, ठीक है? और दिल्ली में यह बना था, लौह स्तंभ एकदम बढ़िया तैयार किया था। अब आप बोलोगे सर दिल्ली में बना था, कहाँ बना था, थोड़ा पता उता तो बताइए। तो आप चले जाओ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, देखे हो ना दिल्ली में। अब बोलोगे सर ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया? आपको हम गुलाम वंश पढ़ाए थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो जब भारत में राजा बनता है कब? 1206 ईस्वी में। आप लोग को याद नहीं रहता इतिहास, हर चीज डेट बाई डेट याद रखो। अगर आप अच्छे से कहानी पढ़ लोगे, हम लिख के देते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे छूटेगा? अधिकांश ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व हो जाएगा, और जो बचा खुसा ऑब्जेक्टिव है उसको आप रट लेना, कहानी आ जाएगा, मेंस में हाथ चलेगा भाई, दिन आपका बदल जाएगा। क्या ही बोले, फैक्ट खाली नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा कहानी को डिटेल में समझने का प्रयास करो और बात को बनाना सीखो कि थोड़ा सा जानकारी को किस प्रकार से फैला सकते हैं। इससे ही सिलेक्शन होता है, समझे? ऐसा नहीं कि नॉलेज बहुत होना चाहिए बड़ा अधिकारी बनने के लिए, ये सब गलत बात है। नॉलेज लिमिट है, लेकिन उस नॉलेज को कितना विस्तार से आप एक्सप्लेन कर दोगे कि अगला को लगे कि भाई साहब इसको बहुत नॉलेज है। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा ठगने का भी सीखो। हर चीज जो सोचोगे कि खूब पढ़ लिए हैं, विद्वान है तब ये सेलेक्ट होंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेहरौली जो लौह स्तंभ का जो निर्माण किया गया किनके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, है ना? इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। बड़े बड़े मीडिया वाले परेशान हैं, क्यों नहीं जंग लगा है भाई साहब? किस चीज से मिलाकर बना दिया है लोहा में? कुछ तो हुआ है, तब तो उसमें जंग नहीं लगा है। ये बनाया गया है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ना, वहीं पे ठीक उसी के सामने कह लो कि एक लोहा का बहुत बड़ा पिलर गाड़ा गया है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के फ्रंट में, वहीं पे बनाया गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जब आ रहा है बीच में तो सबसे याद कर लो कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनवाए कौन है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए हैं। वो अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो भारत में पहला मुस्लिम शासक के रूप में बने थे। जो मोहम्मद गोरी है उसका ही दास थे, ठीक है? फिर बाद में वो दामाद भी बन गए थे। तो उधर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा पूरा स्टोरी, मेरा बना हुआ है गुलाम वंश पे भी पूरा स्टोरी, तो आप उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है? लौह स्तंभ जो है वहीं पे गाड़ा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने। अच्छा, कालिदास जैसे बड़े बड़े विद्वान भी जो हैं, आप चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड का दरबार बहुत सजाया हुआ, विद्वानों से सजाया हुआ दरबार था। उज्जैन वाला जो लगता था ना सभा, उज्जैन के क्षेत्र में, ये पाटलिपुत्र का तो उतना नहीं कहेंगे, ठीक था, लेकिन उज्जैन में बड़े बड़े विद्वान शामिल रहते थे। आज ना गूगल हो गया कि आपका मोबाइल ही बहुत बड़ा विद्वान है, आप मोबाइल से जो पूछोगे आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले विद्वान को बैठाना पड़ता था कि कब कौन सा जानकारी लेना पड़ जाए किसी अलग क्षेत्र में, तो उसके लिए विशेषज्ञ जो विद्वान होते थे वो शामिल होते थे दरबार में, वही दरबार में रहते थे। अब देखते हैं कुमार गुप्त के विषय में, ठीक ना? क्योंकि एक के राजा के विषय में पढ़ाते रहेंगे तो आप बोरिंग हो जाओगे, सब भूल जाओगे, है ना? तो कुमार गुप्त जो थे, ये कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो 415 ईस्वी में नया शासक बनता है ना, 415 ईस्वी में कुमार गुप्त नया शासक बने, और 415 ईस्वी से लेकर के लगभग 455 ईस्वी तक, 455 ईस्वी तक इन्होंने लगातार, कुमार गुप्त जो है लगातार गद्दी पर बने रहे। अच्छा, इनके विषय में और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कुमार गुप्त थे, ये नालंदा महाविश्वविद्यालय है ना, इसका जो कंप्लीट रूप से जो निर्माण होता है ना,
संभवतः मतलब ऐसा देखा गया है, इतिहासकार को लग रहा है ऐसा कि जो नालंदा महाविश्वविद्यालय है, उसका जो निर्माण कराए हैं, वह कुमारगुप्त ही करवाए। संभावना दिया गया, ऐसा मतलब ठोस नहीं दिया गया है। कोई इतिहासकार को ठोस सबूत नहीं मिला है कि जो नालंदा महाविश्वविद्यालय है, उसे कुमारगुप्त ने ही बनवाया है। लेकिन कुछ ऐसा इतिहास में विदेशी विवरण वगैरह के द्वारा कुछ-कुछ पता चला है कि भाई साहब जो कुमारगुप्त हैं, उनके द्वारा ही बनाया गया है क्या चीज़? नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है, संभवतः बात है, ठीक है? और ऐसा लगता है कि कुमारगुप्त के ही शासन काल में इसका निर्माण हुआ है। ऑलमोस्ट सभी गुप्त शासक जो हैं, वह वैष्णव धर्म को ही मानते थे। कौन सा धर्म को? वैष्णव धर्म। सनातन धर्म जो होता है, मांस मछली वगैरह नहीं, मतलब खाते थे। अब इसके विषय में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, ये सब क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो गुप्त राजा थे, है ना, आ रहा है समझ में कि बोर हो रहे हो? ये पहले बोलो। जितने भी गुप्त शासक थे ना, अधिकांश वो सब वैष्णव धर्म को ही फॉलो करते थे, ठीक है। और गुप्त राजा जो हैं, वो कुछ ऐसे गुप्त राजा देखने को मिले हैं जो दूसरे धर्म को भी प्रैक्टिस करते थे, दूसरे धर्म को भी सपोर्ट काफ़ी करते थे। एग्जाम्पल के रूप देना, आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल बता देते तो मज़ा आ जाता, है ना? तो चलो हम आपको निराशा ना करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी बताते हैं। जैसे कि बौद्ध का जो है ना, जैसे बौद्ध उस वक़्त धर्म काफ़ी प्रचलित था, ठीक है? तो इन मतलब जो गुप्त राजा थी वो बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट करते थे। गुप्त राजा भले ही सनातन धर्म नहीं कहेंगे, वैष्णव धर्म मान लो, भले ही या वैष्णव धर्म के थे, लेकिन इन्होंने जो आपका बौद्धिक कल्चर है, बौद्ध राजा हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट करते थे। कौन? गुप्त शासक सब। तो आप बोलोगे सर कैसे आप बोल रहे हैं, आप क्या कैसे समझ के क्या बोल रहे हैं ना? तो आप नालंदा विश्वविद्यालय को देखो, ये तो कुमारगुप्त के समय बनाया गया है, ठीक है। तो कुमारगुप्त जो है नालंदा महाविश्वविद्यालय का मान लो निर्माण कराए हैं। तो नालंदा महाविश्वविद्यालय में जो अधिकांश जानकारी दी जाती थी, नॉलेज दी जाती थी, वह बौद्ध धर्म के ही विषय में चर्चा करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। और भारत ही नहीं, विश्व से अलग-अलग बड़े-बड़े देश के जो स्टूडेंट लोग हैं, वह पढ़ने के लिए हमारे नालंदा महाविश्वविद्यालय आते थे। देश दुनिया भर में ये फेमस हो गया था नालंदा महाविश्वविद्यालय, ठीक है। और इसका निर्माण जो है बाबू, वह गुप्तकालीन शासक के द्वारा ही कराया गया है, ठीक है। और हुन्नो जो था, एक बहुत बढ़िया जनजाति है हुन्नो, है ना। ये मिडिल ऑफ एशिया का नाम सुने हो? मध्य एशिया। ये क्या करता है, मध्य एशिया का हुन्नो रहता और बहुत बड़ा आक्रमणकारी रहता है। और ये जो है इस सब चीज़ की भी जानकारी जो है, ये जो आक्रमण करता है और काफ़ी धन वगैरह बटोर लेता है भारत में आकर के, है ना। और मतलब हुन्नो बहुत सारा धन बटोरता है भारत में आकर के, और पूरा मौर्यकालीन बहुत सारा सोना का सिक्का दिस डेट लूट लेता है ना। गुप्तकालीन शासक भी जो हैं, ये हुन्नो से काफ़ी परेशान थे कि भाई साहब ये कौन है मिडिल ऑफ एशिया का, ये हुन्नो आता है भारत को लूट के ले जाता है। काफ़ी मतलब लड़ाकू टाइप का जनजाति था हुन्नो, मतलब खच्चर नहीं होता है कि एकदम सरप्राइजली आना चोरी छुपे की तरह और लूट बटोर के किसी तरह साजिश करके भाग जाना। तो यही काम था हुन्नो का। मौर्य राजा भी परेशान थे इससे बहुत, गुप्त राजा जो आए थे ये सब परेशान थे, बोले भाई साहब ये हुन्नो है ना पागल कर दिया है, आता है खाली हाथ और बक्सा से बक्सा भर भर के सोना का सिक्का लेके भाग जाता है, और अलग अलग धन सोना जेवरात दिस डैट हीरा मोती सब लूट उट के ले जाता है। अच्छा बात नहीं लगता ये हुन्नो का। तो जो हुन्नो का फर्स्ट आक्रमण होता है ना, ये गुप्त के समय में शुरू हो गया था। बहुत परेशान थे इससे सब, और बहुत आक्रमणकारी के रूप में ये आक्रमण करता था। तो जो गुप्त शासक थे, क्या नाम था बाबू उसका? कुमारगुप्त। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हुन्नों का जो फर्स्ट आक्रमण हुआ था वह कुमारगुप्त के समय में ही शुरू हुआ था। और कुमारगुप्त का जो पुत्र था स्कंदगुप्त, क्या नाम था?
स्कंदगुप्त ये बड़ा शक्तिशाली था, इसका भी कोई दाग नहीं। और ये स्कंदगुप्त जो है स्पेशली आक्रमण करने के लिए कुमारगुप्त जो है ना बोले कि स्कंदगुप्त बेटा एक काम करो, हमारे पूर्वज लोग बहुत परेशान थे किससे, ये हुन्नों से, तो इस बार अगर हुन्नो आएगा ना तो उसका मुंडी मचोड़ के मार देना भारत के अंदर है, ठीक ना। ये जो लूट के ले जाता है धन, थोड़ा सा मतलब आक्रमण तुम लोग अपना प्रैक्टिस कर लो, अपने सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर लो, और इस बार यदि हुन्नो आता है तो उसको यहीं पर मुंडी मचोड़ देना। कौन कह रहे थे? कुमारगुप्त कहे। किसको ये बात कहे? स्कंदगुप्त को कहे। बोला पिताश्री अगर आप ये बात कहते हैं तो आपका सिर नीचे होने नहीं देंगे, उसको भारत तो आने दीजिए। अच्छा, वो आक्रमण करने के लिए फिर से क्या आता है? भारत आता है ना। और कुमारगुप्त जो है वो अपने बेटा को तो सेट कर ही दिया था, भेजा, और हुन्नो जनजाति पे मतलब आक्रमण बोल डाला स्कंदगुप्त। बेटा था किसका? कुमारगुप्त का। बोला पिता बोल दिए, बात कैसे काट ले। आक्रमण बोल डाला, एकदम तगड़ा वाला आक्रमण किया। और जानते हो सबसे बढ़िया बात क्या है कि कंप्लीट रूप से पराजित जो है स्कंदगुप्त कर दिया। किसको? हुन्नो को, है ना। हुन्नो जो है, थोड़ा सा रुको, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आएगा पहले क्योंकि स्टोरी है बढ़िया। फर्स्ट टाइम जो हुआ था ना, हमको थोड़ा सोचने दो 1 मिनट। देखो युद्ध हुआ था दोनों के बीच में जबरदस्त, हुन्नो के बीच में और स्कंदगुप्त के बीच में, ठीक ना। तो हुन्नो ही क्या करा था, कंप्लीट रूप से पराजित कर दिया। किसको? स्कंदगुप्त ही जीता था। थोड़ा आप गूगल करके देखना, तो हम कंफ्यूज कर गए यहाँ पे। ये जो हुन्नो और स्कंदगुप्त की लड़ाई है ना, मतलब देखा जाए तो जो हुन्नो है वो कंप्लीट रूप से पराजित कर दिया। किसको? सॉरी, स्कंदगुप्त ने ही पराजित कर दिया था हुन्नो को। थोड़ा सा गूगल करके देखना कौन किसको पराजित किया था, हम थोड़ा कंफ्यूज कर गए यहाँ पे। स्कंदगुप्त ही शायद जीता था। अच्छा, एक बात याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने गिरनार पर्वत देखा हो आप? गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो मौर्य वंश का बता रहे हैं बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य। ये गिरनार पर्वत पे क्या बनाए थे? सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे, जिसे बाद में चलकर शक जो आते हैं ना, शक के जो बड़े बड़े शासक थे, आपको नाम शक का पढ़ाई थे हिस्ट्री से पहले वाले चैप्टर में। गुप्त से पहले क्या पढ़ाए थे कि जो शक के राजा रुद्रदामन हुआ करते थे, रुद्रदामन ने जो है वो जो आपका गिरनार पर्वत पे जो सुदर्शन झील है उसको मरम्मत करवा दिए थे। क्या करवा दिए थे? मरम्मत। कौन कराए थे? शक राजा। कौन शक राजा? रुद्रदामन। क्या करा दिए थे? मरम्मत कराए थे। अच्छा, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराए थे? मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य कराए थे। लेकिन बाद में वो झील का पानी वानी सूख जाता है तो फिर रुद्रदामन को ये सब देखा नहीं जाता है। ये शक के शासक थे, और मरम्मत कराई, ठीक ठाक कराई, तो किसान भाई सब बहुत खुश हो गए। किससे? रुद्रदामन से। ठीक है। और कुछ वक्त बाद जो है यह झील फिर पुनः सूख जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर से इसकी मरम्मत जो है वह स्कंदगुप्त जो है ना, स्कंदगुप्त करवा दिए थे। अब आप बोलोगे सर स्कंदगुप्त कौन है? तो अभी जस्ट बताए हैं के बाद, कुमारगुप्त का बेटा है स्कंदगुप्त, जो शक को हराए थे। थोड़ा सा गूगल कर रहे, नाम कंफ्यूज कर गए हैं, फिर भी शक को हरा दिए थे स्कंदगुप्त, लेकिन ठीक है, आ रहे हैं समझ में। और स्कंदगुप्त क्या कराए थे कि उस फिर से उस झील को ठीक कराए थे। सोचो कि चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए और उसको रुद्रदामन शक के राजा ठीक कराए, अब फिर ठीक कराए, फिर झील सूख गया, मरम्मत फिर कराना पड़ा। किसको? स्कंदगुप्त को। समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप सीखो। और फिर जो ये झील बन रहा था उसका मरम्मत वगैरह फिर से हुआ, और फिर इसी झील के मदद से किसान जो हैं सिंचाई करना स्टार्ट किए, चुस्त दुरुस्त एकदम खेती होना स्टार्ट हो गया, मस्त हो गया खेती। ठीक है ना, पानी वानी जब खेत में पटाओगे तो अनाज अच्छा होगा ही। ठीक है। अच्छा, स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। 455 ईस्वी से लेकर
467 ईस्वी तक यदि कोई शासन किया था गुप्त वंश के गद्दी पे, तो उसका नाम स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त किसको हराया था? स्कंदगुप्त हराया किसको? हुन्नों को हरा दिया था। किसको हराया था? हुन्नों को। किसके कहने पे हराया स्कंदगुप्त हुन्नों को? तो कुमारगुप्त के कहने पे। कुमारगुप्त कौन थे स्कंदगुप्त के? कुमारगुप्त पिता थे किसके? स्कंदगुप्त के। सब राजा का नाम आप जान गए ना। सबसे पहले कौन था गुप्त वंश का राजा? श्रीगुप्त। दूसरा राजा कौन था गुप्त वंश का? घटोत्कच गुप्त। तीसरा राजा कौन था? बोलिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट। चौथा राजा समुद्रगुप्त। पांचवा राजा चंद्रगुप्त सेकेंड। छठा राजा कुमारगुप्त। सातवां राजा स्कंदगुप्त। हर एक राजा का नाम आप अच्छे से सीक्वेंस में याद रख लो। हम प्रॉमिस करते हैं प्रीलिम्स में तो छोड़ो, मेंस में अच्छा मार्क्स लेके आओगे। हिस्ट्री को अगर ऑप्शनल बना लोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा खासा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। एक बार पढ़ लोगे कहीं नहीं जाएगा। रिवाइज करते हो, लेक्चरे से रिवाइज करो ना, बुक छूने का जरूरत क्या है? के चीज को 50 बार बुके से नहीं होता है ना, आप लेक्चरे रिवाइज कर लो, है ना। और लिखना स्टार्ट करो अपने मन से। देखो कि मेरे अंदर का नॉलेज कितना बढ़ा, हम कितना अपने मन से बोल सकते हैं उस टॉपिक पे जाकर के, है ना। हम उस टॉपिक पे कितना लेक्चर दे सकते हैं। ये कैपेसिटी जिस दिन आप हासिल कर लोगे, जॉब हो ना हो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जहां भी जाओगे आपका अच्छा खासा काम होते रहेगा। थोड़ा सा अपने अंदर स्किल डेवलप करो। स्किल ही तो डेवलप होना चाहिए ना, कोई एक सब्जेक्ट का मास्टर बन जाओ। ठीक है, इतना बढ़िया पढ़ाओ सब्जेक्ट को कि लोग आपका डिमांड करें, और जब डिमांड होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिक हाई हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, है ना। डिमांड बढ़ा तो कॉस्ट हाई जीवन में। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ ताकि तुम्हारा डिमांड हो मार्केट में। ठीक है। और 467 ईस्वी तक किसने शासन करा? 455 से लेकर के 467 तक स्कंदगुप्त शासन किया है गद्दी पे बैठ के। ठीक है। और 467 ईस्वी में वह समय था, मतलब समझ लो कि जो गुप्त था ना, वो कहीं ना कहीं गुप्त काल जो थे, तो एक चीज देखा गया कि जिसके बाद कमजोर शासक देखने को मिले हैं। स्कंदगुप्त तक तो ठीक था, लेकिन गुप्त वंश फिर बिखरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो कमजोर शासक हैं वो देखने को मिले हैं। छोटे छोटे शासक गुप्त वंश के अंदर आने लगे, ठीक ना। और फिर स्कंदगुप्त के बाद थोड़ा मजा खत्म हो गया गुप्त के अंदर, समझ रहे हो ना। और जो शासक आए इन लोगों के कारण क्या हुआ कि गुप्त की प्रतिष्ठा कम होने लगी भारत वाले क्षेत्र में। गुप्त हारने लगा दूसरे से, प्रतिष्ठा गिरने लगा, है ना। कम होते मतलब जात इतिहासकार को दिख रहा था कि आप भाई साहब, जो स्थिति गुप्त का दबदबा स्कंदगुप्त तक दिखा, सतवां शासक थे स्कंदगुप्त, यहाँ तक तो खतरनाक दबदबा दिखा। फिर जब उसके वंशज आए तो कमजोर होते हुए दिखते चले गए। ठीक है। और प्रतिष्ठा जो है वो भी घट रहा था, क्योंकि समय बाबू सबका एक दिन एक ही जैसा नहीं रहता है। समय समय का बात है, कभी समय अच्छा होता है और कभी समय खराब भी आता है जीवन में, याद रखना। तो जो राज कर रहा था पिछले 250 लगभग 200 से 250 साल पहले से, 7 गो पुस्त राज किया है भारत के गद्दी पे। 7 गो स्टार्ट कौन किया था? श्री गुप्त से लेकर के स्कंद गुप्त तक राज किया है। फिर जो वंशज आया ना, उसका उतना बड़ा नाम वाम है नहीं, क्योंकि भाई भाई आपस में लड़ने वड़ने लगे, बोले पर्सनल शासन करना है, पर्सनल करना है। इस प्रकार से सभी भाई एकदम खिचड़ी पका दिए आपस में। बोले ना, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। यही स्थिति हमारे इतिहास में चलते आया है कि भाई सब लड़ के अपना अपना स्टेब्लिश करते हैं, और फिर जो एक तेज तर्राक राजा रहता है वो एक एक करके सभी भाई को पराजित कर देता है। ठीक है। जो दबदबा था स्कंदगुप्त, उसके बाद तो टूटने लगा, है ना। गुप्त की प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। धीरे धीरे चलते चलते पतन की ओर बढ़ने लगता है गुप्त वंश। और लगभग बाबू याद रखना कि 550 एडी तक, मतलब ईस्वी तक, देखा गया है कि गुप्त वंश कंप्लीट रूप से समाप्त भी हो गया है। देखते जाओ इन लोग का तमाशा 550 ईस्वी तक। अच्छा, गुप्त वंश के 2 शासक हैं। कितने शासक हैं? 2 शासक हैं, जिन्हें आपको एकदम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे
एक का नाम भानुगुप्त है ना। भानुगुप्त बड़ा इंपॉर्टेंट शासक भी रहे हैं, स्कंदगुप्त के बाद आए हैं। और जानते हो ये जो भानुगुप्त हैं, इनके समय में एरन अभिलेख का निर्माण हुआ है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है पिछले वर्ष के क्वेश्चन में, कि जो भानुगुप्त थे उनके समय में एरन अभिलेख का निर्माण हुआ। और जो एरन अभिलेख है ना, वो 510 ईस्वी में, जो 510 ईस्वी का जो समय रहता है ना, जो महिला होती है, सती वगैरह होने का जो प्रमाण वगैरह पता चलता है इतिहासकार को, कि महिला को जब पति मर जाता था तो उसकी चिता में महिला को भी जला दिया जाता था, इसी को कहते थे सती प्रथा। तो एरन अभिलेख के द्वारा हमको जानकारी मिलती है। अच्छा, एरन एरन अभिलेख कब बना? एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के द्वारा एरन अभिलेख बनाया गया, ठीक है। अच्छा, एरन अभिलेख में जो सती प्रथा वगैरह का जो प्रमाण है ना, वो एरन अभिलेख से ही मिला, कि महिला को आग में धकेल के जला दिया जाता था। एरन अभिलेख नहीं रहता, 510 ईस्वी में ये अभिलेख नहीं लिखा था, तो हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती कि भाई साहब महिला को तो जो महिला है उसको आग में धकेल के जला दिया जाता था। ये कितना कुप्रथा वाली बात है, कि मरा कोई है, जला दिया किसी और को, है ना। और भी जो अभिलेख है, और भी जितने अलग अलग तरह का अभिलेख लिखा गया है, जो भी अलग अलग अभिलेख है, और भी जो अलग अलग महिलाएं लोग थी, तो उन लोगों के साथ समाज में क्या अच्छाई होता था, खराबी होता था, छोटे मोटे कुछ कुछ और अभिलेख हैं जिनका नाम उतना ऊपर नहीं हो पाया, लेकिन और भी कुछ कुछ अभिलेख थे जिनसे समाज के बारे में सच्चाई पता किया जाता था, है ना। अच्छा, अभिलेख में जो भी लिखा हुआ चीज है, महिला वगैरह जो थी, महिला और जो थी समाज में, उन लोगों का स्थिति तो उतना अच्छा उस वक्त नहीं था, है ना। कहीं ना कहीं पति का देहांत हुआ, महिला को जला दिया, तो समझो कि महिला का जो दबदबा समाज में था वो कितना कम था, घटते दिखा है। अच्छा, एक विष्णुगुप्त नाम के शासक थे। भानुगुप्त के बारे में समझ गए। इनके समय में एरन अभिलेख की स्थापना हुई और एरन अभिलेख में हमको सती प्रथा का प्रमाण मिला। एरन अभिलेख का स्थापना 510 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा। एक अभिलेख और है विष्णुगुप्त, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। आप बोलोगे सर ये विष्णुगुप्त से क्या? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है, इन विष्णुगुप्त ही शायद है, शायद देखना पड़ेगा, शायद विष्णुगुप्त ही है गुप्त वंश का अंतिम शासक। और जो विष्णुगुप्त है ना, विष्णुगुप्त की मृत्यु लगभग 550 ईस्वी में हो जाती है। तो वो सब जानकारी हमको, आप कह लो, विष्णुगुप्त का जो अभिलेख था उससे प्राप्त होता है, समझे। हर राजा अपना कुछ कुछ लिखाते रहते थे ताकि नेक्स्ट जनरेशन को पता चले। और विष्णुगुप्त की मृत्यु कब हो जाती है बाबू? 550 ईस्वी में हो जाती है। और फिर जो है कहीं ना कहीं गुप्त वंश का शासन समाप्त हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे गुप्त का, जो गुप्त काल के अलग अलग राजा थे, आप देखे ही ना। कौन कौन राजा, फिर से बोल दें। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना। ये सब जो लाइन से, जो कितना बार एक ही बात बोले, जो लाइन से आपका राजा थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, और क्या क्या नाम है, सब राजा का नाम तो स्कंदगुप्त, जितने भी राजा थे सबके बारे में पढ़ाए, आप अच्छे से समझ भी गए। कुछ कुछ राजा कमजोर भी थे, लेकिन धीरे धीरे भाई भाई आपस में लड़ गए, कहीं ना कहीं फिर वो बट गया। जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, यही वाला स्थिति गुप्त वंश के साथ हो गया। 7 पुस्त तो बड़ा अच्छा से शासन किया, 8वां 9वां 10वां गड़बड़ा गया। और इस प्रकार से 550 ईस्वी में विष्णुगुप्त लास्ट शासक साबित हो गए। ज्यादा याद नहीं रखना है, फैक्ट को याद रखना है जो कॉपी में लिख सको दबा के, ठीक है। चीजें समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर जा करके अब हम लोग देखेंगे कि जो गुप्त काल के जो प्रशासन वगैरह के संबंध में जानकारी मिलती है ना, जो प्रशासन का जो पूरा डिटेल्स में जानकारी मिलती है, हम चाहते हैं उस पर एक वीडियो बनाए या फिर इसमें ही कुछ कुछ बताएं आपको। क्योंकि बात क्या है कि प्रशासन अगर पढ़ लोगे, प्रशासनिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया हो जाएगा गुप्त वंश पे। सामाजिक जीवन के अबाउट में जो गुप्त काल का एक कह लो कि जो आर्थिक व्यवस्था था वो ठीक था, मतलब आर्थिक खराब नहीं था। जो आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट राजा है ना,
वो खूब पैसा कमाए, अच्छा खासा धन वो कमाए हैं। ठीक है? शादी-वादी कर के हर एक अलग-अलग राज्य का दामाद बन गए, फिर सबको मिला लिए, है ना? तो आर्थिक व्यवस्था तो वो ठीक किए ही हैं। गुप्त काल का जो धार्मिक स्थिति है, वो कैसी थी? इस विषय में भी हम सोच रहे हैं थोड़ा आपको बताएँगे। और थोड़ा बहुत जो गुप्त काल है, उसका विकास कैसे हुआ? किस प्रकार से गुप्त राजा शुरुआत करा था? बिल्कुल ज़ीरो से हम सोचते हैं थोड़ा-सा एक वीडियो बनाएँ जिसमें हम आपको कुछ-कुछ बताएँ। बिल्कुल आज के जैसा ही बाबू वह वक़्त हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आज जो आप प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हो ना कि थाना है, दरोगा है, डीएसपी है, डीएसपी है, सब रैंक के ऑफ़िसर हैं और आप लोग का रक्षा कर रहे हैं। और भी प्रशासन में अलग-अलग क्षेत्र के अधिकारी हैं, जैसे अंचलाधिकारी हैं, बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर हैं। छोटा-छोटा क्षेत्र में छोटा अधिकारी, बड़ा क्षेत्र में बड़ा अधिकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। तो उस वक़्त भी राजा के अंदर में बड़े-बड़े अधिकारी होते ही थे। ऐसा नहीं है कि आज जो व्यवस्था ये कुछ नया है। संविधान बना भारत में, ऐसा थोड़ी कि संविधान नहीं था, राजा लोग के समय भी था, लेकिन लिखित रूप में नहीं था कि हाँ भाई कोई लॉ लिखा गया है। राजा अपना समझदारी से कानून बनाते थे और कानून ठीक ही अलग-अलग राजा अलग-अलग कुछ-कुछ बदलते रहते थे। अब तो ख़ैर ठोस संविधान बन गया है। ख़ैर अब का हमको डेमोक्रेसी या भारत में अच्छा लगता है देख के। पहले राजशाही था, राजतंत्र चलता था तो राजा के मन पे डिपेंड करता था। बहुत राजा डिक्टेटरशिप भी हो जाते थे कि भाई थोड़ा बहुत भी गलती रहता था तो फांसी दे देना, दिस दैट। लेकिन अब थोड़ा-सा व्यवस्था अलग है। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था की ढाँचा देखा जाए तो खाली नाम में डिफरेंट है। उस वक़्त का नाम थोड़ा बहुत अलग-अलग था। आज वही सब अधिकारी को हम डीएम पुकार लेते हैं, एसपी पुकार लेते हैं अंग्रेजी में। डीएसपी पुकार लेते हैं, किसी को हम एसडीओ, बीडीओ, अधिकारी तो यही सब था उस वक़्त भी। लेकिन नाम जो है ना बाबू, नाम में थोड़ा चेंजिंग हुआ करता था। बाद बाकी लगभग ऐसा ही कुछ व्यवस्था समाज में चल रहा था। पैसा कमाने के लिए उस वक़्त भी मेहनत ही किया जाता था। बिज़नेस व्यापार करते थे उस वक़्त जो-जो तो वो अच्छा खासा पैसा कमाते थे। नौकरी-चाकरी का उतना प्रचलन था नहीं कि हाँ, राजा के अंदर सैनिक वगैरह बनते थे, लेकिन जो संस्थाएँ हैं जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ये सब तो नहीं था ना उस वक़्त। तो सरकारी नौकरी जो आज प्रचलन है उस तरह का वैसा नहीं था। लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग को मेहनत करना ही पड़ता था। किसान भाई लोग सुबह से लेके शाम तक खेत में काम करते थे, अमीर लोग के लिए काम करते थे। मतलब गरीब थे, मज़दूर की तरह खेत में काम करते थे। उन लोगों का जीवन बस यही था कि सुबह से लेके शाम तक खेत में काम करना, रात में सो जाना, फिर वही कल से काम करना। तो किसान का स्थिति तो आज भी वैसा है, जाके देख लो गाँव-गाँव में। जो किसान मज़दूर हैं, वो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, रात में थक के सो जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था है गुप्त वंश का आज की तरह ही है। बस आज जो है थोड़ा-सा चीज़ें को आधुनिक रूप थोड़ा-सा दे दिया गया है। नाम बदल आज थोड़ा-सा खेती में भी ट्रैक्टर वगैरह ले आया है। तो हम चाहते हैं सब कुछ थोड़ा-सा आपको डिटेल से पढ़ाएँ। एक वीडियो और ऐसा लगता है कि ज़रूरी है गुप्त वंश पे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर आपको सब कुछ दे देंगे तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर जाओगे। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं, जैसा आज था वैसा ही था, बस नाम-वाम चेंज था। पहले पूरा का पूरा साम्राज्य था ना, वो कई देशों में बटा हुआ था, छोटा-छोटा देश में बटा हुआ था गुप्त के समय में। और इसी देश को आज के डेट में हम लोग एक प्रांत कह देते हैं। पहले प्रांत को ही देश नाम देते थे कि अलग-अलग देश हो गया। आज हम प्रांत कह देते हैं, है ना? थोड़ा-सा नाम-वाम में चेंज हो गया है। देश को कई भूमि में बाँटा गया था। भूमि, भुक्ति कह लो, है ना? अलग-अलग भुक्ति था। वो जो देश था उसको तो आज की डेट में हम प्रांत कह रहे हैं, लेकिन उसी देश को प्रांत कहा जाता था और प्रांत को भुक्ति में बाँटा जाता था। और भुक्ति जो था बाबू वो कई अलग-अलग विषय में बाँटा जाता था गुप्त के कालीन समाज अगर पढ़ोगे डिटेल में। विषय को कई छोटे-छोटे गाँव में, ग्राम में बाँटा जाता था और समाज की जो सबसे निचला इकाई है ग्राम, वो सबसे ग्राम ही होती थी। ग्राम सभा लगाया जाता था, है ना? गाँव वालों को मदद के लिए। प्रशासनिक का जो सबसे छोटा इकाई है वो गाँव ही होता है, ग्राम। गाँव से छोटा क्या होगा? घर तो नहीं है ना होगे। गाँव से बड़ा हो जाएगा आपका प्रखंड, प्रांत, जिला वगैरह जैसे है आज की डेट में। थोड़ा-सा देखो प्रांत ऐसे तो स्टेट को कहा जाता था पहले, है ना? अब पहले अब प्रांत को ही देश कहा जाता था। मतलब नाम में चेंजिंग है। गुप्त में देश कहा जाता था,
हम लोग फिर बाद में जो नया वंश आया उसमें प्रांत कहा जाने लगा। जैसे बिहार है एक प्रांत है, उत्तर प्रदेश क्या था एक प्रांत था, बंगाल क्या था एक प्रांत था, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से बात था सब कुछ वही, बस नाम-वाम में क्या था बाबू थोड़ा डिफरेंट था। छोटे-छोटे ग्राम में बँटा हुआ था, मतलब गाँव भी कई होते थे। गाँव के अंदर परगना वगैरह ये सब नॉर्मल था। परगना भी छोटा-छोटा एरिया क्षेत्र को कहा जाता था। समाज की सबसे निचली इकाई क्या होती थी? ग्राम, गाँव, है ना? और प्रशासन जो थे वो कई अलग-अलग क्रम में बँटे हुए थे, होते थे अलग-अलग क्रम में। सभी क्रम में अगर देखा जाए तो जो पदाधिकारी था वो सबसे ऊँचा था। उससे नीचे भी कई छोटे-छोटे अधिकारी होते थे पदाधिकारी का हेल्प करने के लिए। पदाधिकारी बड़ा पद हो गया ना। आज के डेट में भी देखते हो बीपीएससी सब जो कम्पीट कर जाता है, यूपीएससी कम्पीट वो सब पदाधिकारी हो गया, गजेटेड ऑफिसर है। उसके अंदर में उसको हेल्प करने के लिए 25-30 क्लर्क, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, फलना बाबू नहीं रहते हैं। तो शासन व्यवस्था वैसा ही चल रहा था, जो आज चल रहा है। पदाधिकारी लोग तो राजा लोग रखते ही थे, गुप्त राजा लोग, क्योंकि राजा के अंदर जितना भी कागज पत्तर जमीन रिलेटेड काम होता था, बड़ा बड़ा डिसीजन लेने का काम होता था, तो समाज में बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते थे उन लोगों के हेल्प से काफ़ी कुछ राजा को जानने को भी मिलता था, सीखने को मिलता था। डिसीजन कैसे लेना है, बनाना है, पदाधिकारी लोग पढ़े लिखे रहते थे काफ़ी, तो इन लोग से काफ़ी कुछ सीखा जाता था। आज भी वही हो रहा है, नेता लोग को देख लो, जानते वानते कुछ नहीं है, एमपी एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, जो शासन क्षेत्र को वास्तविक रूप से चला रहे हैं, तो हमारे पढ़े पढ़े लिखे पदाधिकारी ही चला रहे हैं देश दुनिया को। नेता से खाली कहने को है, वो सब नाम का, वो सब साइन मारता है, काम तो दिमाग से कौन कर रहा है देश चलाने के लिए? पदाधिकारी। अगर वास्तव में सरकार देखा जाए तो जिला कलेक्टर ही है। ये जो मोदी है, दिस दैट ये सब तो सब 5 साल में खत्म हो जाएगा। जिला अधिकारी लोग को देखते हो बड़े-बड़े पद सचिव बना दिया जाता है। आने वाले जीवन में बढ़-बढ़ के काफ़ी बड़ा पद पे चल जाता है। एक्चुअली दिमाग तो यही सब लगा के ना शासन को चलाता है। शासन व्यवस्था को एक मजबूत ढाँचा कौन देता है? ये सब का ही दिमाग लग-लग के ना काफ़ी कुछ होता है। लेकिन ये सब दिमाग र सरकार को ठगने में लगा लगा देता है कि भाई कैसे पैसा को मतलब कमाएँ, धुरफंदी करें, बड़ा-बड़ा फंड अधिकारी देखते हैं बहुत पैसा होता है उन लोगों को। ख़ैर, हम किसी पे पर्सनली कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वाजिब है सो हम आपको वही बता रहे हैं। दिमाग वाला है लंथ-फंथ कर देता है। कमाएगा 50 लाख रुपया, नेता को 2 लाख दिया, खुद रख लिया सब पैसा। इस तरह से होता है क्योंकि उन लोग के पास दिमाग ज़्यादा होता है अधिकारी के पास, पदाधिकारी के पास। और कहीं न कहीं नेता लोग को समझ नहीं आता हो क्या रहा है कहानी। पहले भी ऐसे होता था, राजा लोग को खूब ठगते थे। राजा लोग जो है ना स्कीम निकालता था पहले, आप पढ़ोगे ना वो चैप्टर जा कर के। एक चैप्टर था तुगलक वंश, तो उसमें क्या था कहानी कि जो राजा हैं, वो स्कीम निकाले थे कि खेती में किसान को हम सब्सिडी देंगे। मतलब किसान जो है खेती में उसको दुनिया भर का हम फैसिलिटी देंगे लेकिन टैक्स हम दबा के लेंगे। तो बोला किसान बोला ठीक है जब आप सब कुछ दइए दीजिएगा तो टैक्स का ही नहीं देंगे। तो बोला ठीक है हम आपको बैल दे देते हैं, अच्छे से हल दे देते हैं, बिच्चा-उच्चा दे देते हैं, पानी का व्यवस्था करवा देते हैं, फिर जो अब टैक्स है वो 1/2 लेंगे। तो बोला ठीक है, दीजिए फैसिलिटी। तो अधिकारी के द्वारा वो बँटवाने लगा बैल तेल। तो होता क्या था कि अधिकारी सब पैसवा पचा जाता था, किसान तक पहुँचबे नहीं किया, ना बैल पहुँचा, ना बिच्चा-उच्चा पहुँचा, तो सरल का क्वालिटी का पहुँचा। तो किसान जो है वो क्या खेती करेगा? कमाइबे नहीं किया पैसा। फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो चढ़ के जब वो उसे टैक्स ऐंठना शुरू कर दिए अधिकारी के द्वारा टैक्स उससे वसूलना शुरू कर दिए, तो कहीं न कहीं किसान हाथ जोड़ लिया कि नहीं, नहीं हमको भाई सब स्कीम नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, देते-वेते तो अब कुछ है नहीं और टैक्स वसूलने के लिए पहुँच गए घर पे। तो देखते जाओ कि अधिकारी जो बीच में है वो कैसे पैसा को पचा लेता है। अगर मोहम्मद बिन तुगलक का जो अधिकारीगण था, वो ईमानदार होता और वो हर एक किसान को बैल दे देता, हल दे देता, बिच्चा दे देता, तो आज मोहम्मद बिन तुगलक का जो कहीं न कहीं किसान भाई था, वो लोग तो खेती करता तो उसमें शायद उन्नति होता, तो दोनों का ना फ़ायदा होता। स्कीम भी फ़ेल नहीं होता। तो अधिकारी कितना बड़ा रोल कर लेता है देखो साम्राज्य को चलाने में। अगर वो पैसा ना बचाए ना अधिकारी तो ये समाज हमारा डेवलप हो जाएगा। आज आप लोग पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अधिकारी बन रहे हैं भविष्य में। खैर देखो वीडियो तो काफ़ी 1 घंटा 4 मिनट का हो गया है। हम सोच रहे हैं कि स्पेशली रूप से जो गुप्त वंश है उसका प्रशासनिक व्यवस्था को एक बार अच्छा से तोड़-तोड़ के पढ़ाएँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए वीडियो अच्छे से। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को काफ़ी एन्जॉय करो, शेयर करो अपने मित्र में।
जो भी है कॉन्सेप्ट एकदम दिल खोल के ही पढ़ाया जा रहा है, कोई कमी कुछ कंजूसी नहीं, जो है जितना है हम बता रहे हैं आपको। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।